नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 3 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब दुबई को इजराइल अपना वो लेजर बीम देगा जिस लेजर बीम को हमने फेल होते हुए देखा है। तो अगर ये लेजर बीम फेल हो गया था तो आखिर यूएई इस लेजर बीम को क्यों ले रहा है और इससे ईरान को क्या सच में कोई नुकसान होगा या फिर इसके पीछे कोई और कहानी, इसके बारे में दोस्तों अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही आज फिर एक दूसरे देश में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मूर्तियों को जलाया गया। जी हां, और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे। अब ये लोग क्यों इकट्ठा थे और क्यों जलाया गया और इस पे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का क्या रिएक्शन है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत के एक मंत्री साहब हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, ये वही हैं जिनका जिक्र एप्स्टीन फाइल में हुआ था। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये बंदा बोल तो ठीक रहा है, लेकिन इस चीज को किस हिसाब से मैनिपुलेट करके आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसके बारे में भी अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस समय सीज फायर को लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ा काम किया है। अब ये काम कौन सा है, इससे क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। अब ये ऐलान कौन सा है और इससे ईरान को क्या कोई फायदा है या फिर सीधा साधा नुकसान है या फिर क्या कुछ इसके पीछे की पूरी कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो खबरें आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, जिन खबरों से डायरेक्ट आपका ताल्लुकात है, उन तमाम खबरों को हम आपको बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा कि आप बातचीत कर लो। दरअसल आज खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि आप इस समय पहले बातचीत पे ध्यान दें, ना कि किसी मिलिट्री एक्शन पे। और अगर आप किसी मिलिट्री एक्शन को करने की कोशिश ईरान के साथ करने वाले हैं या फिर किसी मिलिट्री ऑपरेशन को आप अंजाम देना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप अभी सस्पेंड कर दें, क्योंकि बातचीत बहुत सही रास्ते पे जा रही है। और अगर आप अभी मिलिट्री एक्शन पे ध्यान देंगे तो बात बिगड़ जाएगी और आपका ही नुकसान है। ये बात पाकिस्तान ने बिल्कुल सही समझाई कि भाई साहब आप लड़ाई करने जाएंगे, ईरान आपको फिर रेलेगा और जब ईरान आपको रेलेगा तो पूरी दुनिया में आप कहेंगे कि आप हमारे साथ आओ, और पूरी दुनिया में जब कोई आपके साथ आएगा नहीं तो ऐसे हाल में आप उसके ऊपर सेंक्शंस और तमाम तरह के खेल खेलेंगे। इस वजह से अभी आप रुक जाइए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। ईरान अभी गुस्से में है और इतनी जल्दी आपकी बात नहीं सुनेगा। अब ये ऑफर या एक तरह से समझाने का प्रस्ताव पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों जो रुख है बड़ा अड़ियल है। अड़ियल इतना है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकाते हुए और साथ ही जो ईरान की मदद कर रहे हैं उनको परेशान करते हुए फैसले ले रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि अगर कोई भी जहाज, पहले तो इन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने की कोशिश की गल्फ ऑफ ओमान में, ये करने में जब ये फेल हो गए तब इन्होंने नया सगुफा छोड़ा। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी जहाज ईरान के जहाज को पास देता है, यानी जैसे गाड़ियों में होता है कि भाई साहब सड़क पे मैं चल रहा हूँ और मेरे पीछे कोई गाड़ी है जो ज़्यादा स्पीड में है तो मैं साइड हो जाता हूँ, वो निकल जाए। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोई भी जहाज अगर स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरान के जहाज को पास देता है या फिर कोई भी कंपनी, जैसे एक कंपनी की ही टैंकर घूमते हैं इधर उधर, 10 टैंकर, 20 टैंकर, 50 टैंकर, एक देश से 2-4 कंपनियां ही डील करती हैं। तो ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर किसी भी कंपनी के टैंकर ने ईरान के टैंकर को पास दिया तो ऐसे हाल में उस पूरी कंपनी पे हम सेंक्शंस लगा देंगे। यानी जब खुद ये ईरान से नहीं जीत पाए तब इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई साहब जो मदद करेगा या फिर जो ईरान से नहीं भिड़ेगा, मतलब इनके हिसाब से अब बाकी कंपनीज भी ईरान से भिड़े जाके ईरान को रास्ता ना दे ताकि ईरान अपने तेल को बेच ना पाए। तो जब इनसे नहीं हो पाया तब इन्होंने पूरी दुनिया को ईरान के सामने लाके खड़ा करने की कोशिश की। और इनकी कहानी इतनी है, इनकी औकात इतनी है कि आज एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि भाई साहब आप पाकिस्तान के तो बड़े खास बनते हो। इन्होंने कहा हाँ। फिर उस पत्रकार ने कहा लेकिन पाकिस्तान ने तो ईरान को 6 रास्ते दे दिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे 2 अपने पोर्ट दे दिए ईरान को पाकिस्तान ने और कहा कि आप यहाँ से अपना तेल वेल बेचिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी सवाल को पत्रकार ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भाई साहब आप पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी रखते हैं, ईरान आपका कट्टर दुश्मन है और आपके ही दुश्मन को पाकिस्तान ने रास्ता दिया, उसको नेवल ब्लॉकेट से बचाया और बचाया नहीं बल्कि बिजनेस के एक नए रास्ते के बारे में भी बताया, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? तब ये भाई साहब पूछते हैं कि क्या तुम पाकिस्तान से हो? मतलब सवाल इतना वाजिब था, लेकिन जब ये डर गए
इनकी आज किसी से बोलने की हिम्मत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि क्या तुम पाकिस्तान से हो? उस पत्रकार ने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका से हूं। तब इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की बड़ी इज्जत करता हूं। अब ये बयान दोस्तों जब इन्होंने दिया तब इस चीज के दो मायने। पहले काम कीजिए, वो वीडियो आप देखिए। I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know that. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कितना सॉफ्ट कॉर्नर इस समय डोनाल्ड ट्रंप के मन में। अब यहाँ से दो मायने आपको नजर आ जाएंगे। पहला कि ईरान अब धड़ल्ले से पाकिस्तान के पोर्ट का इस्तेमाल करके व्यापार करेगा और उस पर अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में कोई परिवर्तन आया। अब एज ए इंडियन इस खबर को आप सोचिए, पाकिस्तान अमेरिका को नुकसान भी पहुंचा रहा, पाकिस्तान मीडिएटर भी बना है, पाकिस्तान बातचीत भी करवा रहा है, और पाकिस्तान अब डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेज के कह रहा है कि आप अभी मिलिट्री एक्शन मत लीजिए। और जहां तक है पाकिस्तान की बात डोनाल्ड ट्रंप मानेगा भी, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान ईरान से डील कर ले रहा। एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनसे ना ईरान खुश है, ना इनसे पाकिस्तान खुश है, ना इनसे इजराइल खुश है, ना इनसे अमेरिका खुश है, ना इनसे सऊदी खुश है, ना इनसे दुबई खुश है। इनसे खुश कौन है? रशिया हमसे खुश था, रशिया से भी तेल लेना हमने छोड़ दिया। ये हमारी इज्जत है। आज हमारे देश के मंत्री साहब हैं हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में कई मरतबा आया और जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हरदीप सिंह पुरी का एक बयान सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ, जिसमें हरदीप सिंह पुरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 4 सालों में हमारे यहां तेल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े, पिछले 4 सालों में हमारे यहां डीजल के दाम नहीं बढ़े। इतनी बड़ी जंग चल रही है, तेल के इतने क्राइसिस हैं, फिर भी हमारे यहां तेल के दाम नहीं बढ़े। क्या कुछ इन्होंने कहा, पहले थोड़ा सा सुने। Under the leadership of the Prime Minister, India has not allowed Indian kitchens to run short. We have not revised retail petrol and diesel prices. We have not allowed panic to become policy. In many other markets, citizens have seen queues, emergency revisions, rationing concerns, curtailed retail hours, and odd even working hours. 2 time frames need to be emphasized here: 4 years and 60 days. For last 4 years, despite volatility in global crude and product markets, Indian consumers have been shielded at the retail pump. For 60 days in this crisis, while crude import costs rose sharply and the region faced severe disruption, that shielding has continued. I know comparisons are odious, and I'm not in the business of pointing to what the others have done in order to prove that we have done it differently, but I think some comparisons need to be just barely cross-referenced, and I will take the period 28th February to 23rd April. Why do I take the period 28th February to 23rd April? Because 28th February is when the problems as a result of the military conflict and the closure of the Strait of Hormuz started. During this period, there has been a zero increase in Indian energy prices at the retail point. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने कितनी बड़ी बात बोली कि भाई साहब पिछले 4 सालों में जंग भी हो गई, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, वैश्विक मंदी भी आ गई, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात गड़बड़ हो गए, तमाम तरह की और नौटंकियां हो गई, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया, लेकिन अभी तक 1 रुपए तेल का दाम नहीं बढ़ा। कितनी अच्छी बात है। अब इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के मैं पूछता हूं। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आज पूरी दुनिया में तेल कहीं भी नहीं जा रहा। ये बात फैक्ट है कि पूरी दुनिया में किसी के पास तेल सही से नहीं पहुंच रहा और पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे, आज नहीं तो 10 दिन बाद बढ़ेंगे। 6 महीने तक, अगर आज स्टेट ऑफ हार्मोज खुल जाए फिर भी 6 महीने तक तेल के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इतना डैमेज ईरान ने किया है। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आज जब हमारे पास तेल नहीं पहुंच रहा, क्योंकि भाई
हम ही बताते हैं कि हमारे जहाज़ों पे फायरिंग हुई, हमारे जहाज़ों को कैप्चर करने की कोशिश की गई, ईरान किसी भी जहाज़ को आने नहीं दे रहा। तो ऐसे हाल में ये बात जाहिर सी है कि हमारे पास कोई तेल तो आ नहीं रहा, जैसे पूरी दुनिया में नहीं जा रहा। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने उस तेल की प्राइस को मेंटेन करके रखा, तालियां इसके लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी मंदी में भी हम इतनी क्षमता रखते हैं कि 96-97 रुपए लीटर पे तेल बेच दें, तो जब 4 साल से भर भर के रशिया से सस्ता तेल आ रहा था, तब हम 95-96 रुपए में तेल क्यों ले रहे थे? ये सवाल आप सोचिए जरा कि आज तेल नहीं है तब तो हम 95 रुपए में ले रहे हैं, जब तेल बहुत था तब हम 95 रुपए में क्यों ले रहे थे? तब तो रशिया से हमें सस्ता तेल भी मिल रहा था, हमें तेल रिफाइन करके श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को बेच भी रहे थे। हमारा पड़ोसी नेपाल है, उसने 2 रुपए पेट्रोल का दाम घटा दिया, 12 रुपए डीजल का दाम घटा दिया, और ये काम हम नहीं कर पा रहे। और हम हैं क्या, विश्वगुरु? तो पूरी साहब मेरे एक सवाल का बड़ा सिंपल से जवाब दे दो कि भैया जब पहले फ्री में तेल एक तरह से आता था, बहुत सस्ता तेल आता था, तब इतना महंगा तेल हमें क्यों मिला? खैर, कोई अंधभक्त अगर इसका जवाब देना चाहे तो मुझे दे दे। तब तक दोस्तों मैं आपको आगे की खबर बताता हूँ। और अगली खबर दोस्तों लेबनान से निकल के सामने आ रही है कि लेबनान पे इस समय हमले काफी तेज हैं और आईडीएफ ने कुछ वीडियोस जारी किए जिसको आप देखिए पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लगातार आईडीएफ हमले कर रहा, और अब खबर निकल के सामने आ रही कि हिजबुल्लाह का भी पलटवार काफी ज्यादा इंटेंस है और काफी सटीक पलटवार इस समय हिजबुल्लाह कर रहा है। यानी एक तरह से खबर तो ये भी निकल के सामने आई कि अमेरिका के अंदर लेबनान के आर्मी चीफ और साथ ही यूएस के आर्मी चीफ मिलने वाले हैं। दोनों के बीच लेबनान की सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग होने वाली है। लेकिन जिस हिसाब से इजराइल हमले कर रहा है, जिस हिसाब से सीज फायर का वायलेशन कर रहा है इजराइल, ये बात कंफर्म है कि हिजबुल्लाह भी अब झुकेगा नहीं। और अगर हिजबुल्लाह झुकेगा नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बताने की जरूरत नहीं, इस चीज को आप बखूबी समझ सकते हैं। खैर, इसी बीच दोस्तों आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। फिलीपींस में आज एक प्रोटेस्ट था, और इस प्रोटेस्ट की सबसे खतरनाक बात यह थी कि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक प्रोटोटाइप मूर्ति बनाई गई। और जिस हिसाब से ईरान के अंदर बाल, जो कि एक शैतान होता है, जो ज्यूइज्म है यानी जो यहूदी धर्म है, और साथ ही जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म है, इसमें बाल को एक नेगेटिव देवता के तौर पे देखा जाता है, जैसे आप लोग दज्जाल कहते हैं, सेम उसमें बाल है। ये बलि मांगता है, ये ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाता है, ये उस कॉन्सेप्ट पे है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें ताकत दूंगा, उस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे बाल की मूर्ति जलाई गई थी ईरान के अंदर, सेम लेवल पे फिलीपींस के अंदर बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की पुतले को जलाया गया। मैं चाहूंगा कि वीडियो देखें आप। इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया में इस समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लेके कितना गुस्सा भरा है। पूरी दुनिया आज इन दोनों से नफरत करती है। लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आम आवाम नफरत करके क्या करेगी अगर सरकार वहां पे जाके पांव चूमेगी तो? भाई नफरत तो बहुत सारे लोग करते हैं, भारत में भी इन दोनों से करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब वहां पहुंच के फादरलैंड बता देते हैं। एक मेजर साहब हैं, वो बता देते हैं कि इजरायली हमारे भाई हैं। अच्छा, कई सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ी हमारी मदद इजराइल ने की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की, इसके अलावा कारगिल के दौरान की, बिल्कुल की। हम इस बात का सपोर्ट करते हैं, इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके पीछे दोस्तों खेल क्या है, ये खेल कोई आपको नहीं बताएगा। इजराइल भारत की मदद तो करता है, खूब हथियार देता है, लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब जब इजराइल भारत को हथियार देता है, मदद करता है, उस दौरान पाकिस्तान को अमेरिका हथियार दे देता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई दोनों दोस्त हैं तो फिर अलग अलग कैसे? मतलब आप सोचिए कि अगर दो जानी दुश्मन है, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना ताइवान हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश को अमेरिका मदद कर रहा, एक देश को इजराइल फंड कर रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब आपको थोड़ा सा खेल समझ में आ रहा होगा। इन दोनों ही देशों को अपने हथियार बेचने होते हैं, इस वजह से ये दो कट्टर दुश्मन पकड़ते हैं। एक को अमेरिका पकड़ लेता है, एक को इजराइल पकड़ लेता है,
अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर में कर रहा था, इजराइल भारत का कर रहा था। कारगिल वार के दौरान तो अमेरिका अपने न्यूक्लियर सबमरीन को लेके आ गया था। इधर फिर इजराइल ने अपने हथियार भारत को बेच दिए और ये क्रोनोलॉजी कई सालों से चल रही। ये इनका पूरा खेल है कि एक तरफ तुम चले जाओ, एक तरफ हम चले जाते हैं, दोनों तरफ से अपने हथियार बेचेंगे, दोनों को लड़वाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ेंगे और लड़ेंगे ये पैसा हम कमाएंगे। तो एहसान कैसा? एहसान तो तब हम मानते कि इजराइल अमेरिका को कन्विंस करता कि भाई साहब भारत हमारा दोस्त है, इस वजह से आप पाकिस्तान को हथियार नहीं देंगे। तो इजराइल यहां कन्विंस नहीं कर पाता। इजराइल को जब ईरान पे हमला करना होता है तब अमेरिका को कन्विंस कर लेता है। लेकिन इजराइल भारत का इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, पाकिस्तान के साथ बैठ के गेम रच रहा है और इजराइल अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पा रहा। जो एप्स्टीन फाइल ईरान के टाइम खुलती है, अगर भारत के इतना अच्छा दोस्त इजराइल है तो भारत के लिए क्यों नहीं खुलती? आपको याद होगा लश्कर तैयबा जिसने भारत के ऊपर इतने खतरनाक हमले करवाए थे, जब भारत ने इजराइल से कहा था कि आप इसको आतंकवादी संगठन घोषित कीजिए, इजराइल का स्टेटमेंट था कि ठीक है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। सेम हमास के बारे में जब इजराइल ने भारत से कहा तो भारत ने भी कहा कि ठीक है, हम विचार करेंगे। तो जो लोग अभी नए नए पैदा हुए हैं, अंडू से निकले हैं, उनके हिसाब से इजराइल उनका फादरलैंड है। लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई क्या है ये मैं आपको आज बता चुका हूं। अब आप सोचिएगा कि ये लोग कैसे खेलते हैं। खैर, इसी बीच दोस्तों तेहरान में अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशन के नए लीडर को लेके इतनी गर्मजोशी का माहौल देखने को मिला कि आज हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे नजर आए और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप भी देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से तेहरान में लोग खड़े हैं अपने नए लीडर को लेके। इधर इजराइल क्या कर रहा है वो भी आप जान लीजिए। इजराइल ने दुबई यानी यूएई को, यानी दुबई और अबू धाबी यही दो मेजर कंट्री हैं यूएई में, यूएई को कहा है कि हम आपको अपने लेजर बीम हथियार देंगे। अब ये बात जब इन्होंने बोली उसके बाद दुबई ने चुपचाप खरीद भी लिया। इस समय इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के तहत अपने खतरनाक लेजर बीम हथियार को डिप्लॉय कर चुका है दुबई के अंदर। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई साहब 39 दिन की जंग में इस लेजर बीम का तो जौहर हमने देखा नहीं, तो फिर ये इतना खतरनाक क्यों मैं बोल रहा हूँ? कहानी इसमें ये है कि इसको चलाने के लिए जो बैटरी लगती है लेजर बीम को, वो बैटरी ही इजराइल के पास नहीं थी। इस वजह से 2-4-6 दिन तक तो इन्होंने चलाया, लेकिन बैटरी ही खत्म हो गई। दोबारा इनके पास स्टॉक में बैटरी ही नहीं बची और यही वजह है कि ये पूरा हथियार इनका फुस हो गया और आगे समझ सकते हैं, मिसाइलें गिरी, भर भर के गिरी। और इनके लेजर बीम हथियार में जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, रिमोट चलाते थे या फिर टॉर्च चलाते थे। पुराने जमाने की आपको याद होगा 2004-5 की बात, एक स्टील की टॉर्च आती थी जिसके आगे इतनी बड़ी लाइट लगी होती थी और पूरी बॉडी स्टील की होती थी। तो जब उसको चलाते थे नहीं चलती थी तो ऐसे से ठोकते थे, फिर एक आध बार जल जाती थी, फिर ठोकते थे, फिर जल जाती थी। 2-4 बार ठोकने पे सही कनेक्शन आ जाता था। टीवी के रिमोट का फाल याद कर लीजिए, बचपन में नहीं चलता था, हम ठोकते थे कि भाई रिमोट चल जाए। सेम हाल इनके लेजर बीम का है, 2-4 बार ठोकते थे, एक आध बार चल जाती थी। इस वजह से लेजर बीम सबसे फ्लॉप रहा इनका। और यही लेजर बीम दोस्तों ये यूएई को बेच रहे हैं चूरन पकड़ा के, और यूएई ने लपक के चूरन ले लिया। क्योंकि यूएई इस समय ऐसा हो गया है कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ईरान पे हमला करने की तैयारी करता है, सऊदी अरब से भी इसका लफड़ा चल रहा, यमन से इसकी लड़ाई ऑलरेडी है, इधर इजराइल की खटास इससे चल ही रही थी, तो इसके पास ऑप्शन कोई बचा नहीं। तो ये अमेरिका और इजराइल के खेमे में जाके चला गया कि यार बाकी सबसे तो गाली गलौज है, इस बंदे से बस बोलचाल बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल के लोग हैं। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।